हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो देखो फ्रिक्शन को समझने से पहले देखो कुछ एग्जांपल्स है उनको समझते हैं। जैसे देखो पहला एग्जांपल ये है कि ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, लेकिन बॉक्स नहीं चल रहा है। आपने एग्जांपल देखा होगा, इस तरीके का एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के हम धक्का लगाते हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है। अब ये सोचो अगर वो चल नहीं रहा है, ये बॉक्स है तो ये रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो ये मैन तो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है आगे की ओर, इसका मतलब इस पे जरूर पीछे की ओर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। इसी तरीके से देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई बॉक्स है, इसको आप धक्का देकर छोड़ देते हो तो थोड़ी देर के बाद ये किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये रेस्ट में आया है तो इस पे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तीसरा देखो इस एग्जांपल में एक ट्रक है, ट्रक के पीछे देखो यहां पर ये बॉक्स रखा हुआ है, ट्रक आगे चल रहा है तो ये बॉक्स भी इसके साथ आगे जा रहा है। अब आगे जा रहा है तो ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को कोई ना कोई फोर्स होगा जो आगे ले जा रहा होगा। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है, या ऐसे कहें कि कोई भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कोई भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग एक नया फोर्स क्रिएट हो रहा है। इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग एक नया फोर्स क्रिएट हो रहा है। इसी फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब इसको देखो समझाते कैसे हैं कि अगर मान लो हम कैसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे है तो उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, और नीचे वाली जो सरफेस के एटम्स है वो आपस में क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है तो जब वो उस ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे, या ऐसे कहें कि नीचे वाले सरफेस और ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बने थे वो क्या करते हैं, उसके चलने का अपोज करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन गया। तो हम क्या कहेंगे अब कि जब ऑब्जेक्ट होता है किसी सरफेस पे होता है तो हम कहते हैं एक तो अपना नॉर्मल रिएक्शन आता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, और अब सरफेस के अलोंग भी क्या क्रिएट हो सकता है, ये क्रिएट हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स क्रिएट हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखो समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, पुल होने का नेचर है, पुल करने का नेचर है इसका। और तीसरा कांटेक्ट फोर्स है। तीसरा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अब देखो अगर मैं ऐसे कहूं कि इस फोर्स को समझने के लिए मैंने ऐसे कहा कि देखो यहां पे इसी एग्जांपल को देखो एक बार वापस समझते हैं कि मैं यहां पे इस पे धक्का लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस पे धक्का लगा रहा हूं। अब ऐसे देखो जब इस पे धक्का लगा रहे हैं तो इसका मतलब अगर ये रेस्ट में है तो पीछे फोर्स लग रहा है। अब देखो ये रेस्ट में है, पीछे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो भी फ्रिक्शन लग सकता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी फ्रिक्शन लग सकता है। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करते हुए को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भी फ्रिक्शन लग सकता है। यानी फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भी लग सकता है, और जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भी लग सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होता है ये दो तरीके का होता है। अगर रेस्ट में फ्रिक्शन लग रहा है तो उसका नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और चलते टाइम लग रहा है, स्लाइडिंग के केस में लग रहा है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप देखो ऐसे समझोगे कि जब भी क्या होगा कि कोई भी दो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है लेकिन एक दूसरे के रिलेटिवली रेस्ट में है, ध्यान रखना दोनों सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है,
देखो मैंने कहा क्या कहा, यहां से ये ब्लॉक था और ये नीचे क्या है, सरफेस है, ये नीचे क्या है, सरफेस है। अब मैं क्या कहूंगा, यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक आपका है इस सरफेस के रिलेटिव में, नीचे वाली ध्यान रखना। हम कैसे देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, इस बात से अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को ये देखना है कि फोर्स आपका फ्रिक्शन वाला स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो कहेंगे जो दो कॉन्टेक्ट सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में है, उन दोनों को चेक करना है। तो देखो ये वाला जो ब्लॉक है, इसकी जो कांटेक्ट सरफेस है ऊपर वाली, और जिस पे ये रखा हुआ उसकी जो कांटेक्ट सरफेस है, अगर यहां पे इन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि अगर हम कहें कि इन दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब यहां से रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 0। रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 0। यानी दोनों कांटेक्ट सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव में किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन है, लेकिन क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब यह है कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक चल जाता। इसको बोलते हैं इंपेंडिंग ऑफ मोशन, या तो ऐसे बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन, या बोलते हैं इंपेंडिंग ऑफ मोशन, कि अगर यहां पे ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक चल जाता। इसका मतलब यहां पे मोशन होता, तो इसका मतलब इस फ्रिक्शन ने क्या कर रखा है, इसको रोक रखा है। तो अगर दो सरफेस जो दोनों कांटेक्ट में है वो रिलेटिवली रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास मोशन की टेंडेंसी, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है लेकिन मोशन की टेंडेंसी में है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। स्टैटिक कब लगेगा, हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसके रिलेटिव में वेलोसिटी कितनी है, 0। यानी दोनों सरफेस क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव में रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन की टेंडेंसी में है, तो बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन का या इंपेंडिंग ऑफ मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन देखो अगर आपका ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, आपका ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, यानी सरफेस पर चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपका जो ब्लॉक है ये चल रहा है, नीचे वाली सरफेस मैंने कह दी रेस्ट में, तो अगर इस सरफेस के रिलेटिव में दूसरी सरफेस, एक सरफेस के रिलेटिव में दूसरी सरफेस चल रही है, स्लाइड कर रही है, तो वहां लगेगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर ऐसे कहें स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। तो यहां से आपके पास, हमारे पास दो कंक्लूजन आया कि फ्रिक्शन है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन में है, या ऐसे कहें कि रिलेटिव मोशन सरफेस के रिलेटिव में कितना है, 0, बट टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर रिलेटिवली स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अब उसके बाद देखो यहां पे कि जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये करना क्या चाहता है। ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, देखो इसका एक ही लाइन में, देखो सबसे बढ़िया जो अगर हम कहें कि सेंस जो आता है फ्रिक्शन का, वो एक ही लाइन से आता है कि फ्रिक्शन दोनों सरफेस को साथ रखना चाहता है। फ्रिक्शन दोनों सरफेस को क्या रखना चाहता है, साथ रखना चाहता है। जैसे मान लो ये ऊपर वाला, नीचे वाला हाथ फिक्स है, ऊपर वाले को मैं आगे स्लाइड करवाने की कोशिश करता हूं, तो फ्रिक्शन दोनों को क्या रखना चाहता है, साथ। लेकिन जब तक रख पाएगा तब तक कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद, उसके बाद वो अगर आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे तो उसके बाद सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस क्या कर जाती है, स्लाइड कर जाती है। दोबारा सुन लो कि फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, फ्रिक्शन दोनों सरफेस को साथ रखना चाहता है। तो अगर साथ रखना चाहता है तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता।
या ऐसे कहे फ्रिक्शन की एक औकात है, इस औकात से अपनी वैल्यू को ये ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है। तो ऐसे समझो, देखो मैंने क्या कहा कि मैंने ऊपर वाले हाथ पे फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मैं लगातार बढ़ाते गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम पे मेरा हाथ स्लाइड कर गया तो फ्रिक्शन बढ़ा, पर फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा। तो ये जो लिमिट है इसको बोला जाता है फ्रिक्शन की एक औकात होती है, इस औकात से ज्यादा वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकता। तो हम कहते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात कितनी है बढ़ने की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसी का नाम क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और जब ऑब्जेक्ट आपका चलने लग जाता है, जब ऑब्जेक्ट आपका चलने लग जाता है तो उस टाइम पे हम ये बोल देते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है आपका ये कौन सा बन जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। स्लाइड करने लग जाएगा ऑब्जेक्ट तो कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो यहां से देखो ये कुछ एनसीईआरटी की थ्योरी है कि यहां पे एनसीईआरटी ने दे रखा है क्या कि बेसिकली जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या करता है, इंपेंडिंग ऑफ मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो रिलेटिव स्लाइडिंग का क्या करता है, अपोज। ध्यान रखना, मोशन का कभी भी फ्रिक्शन को ये कहे कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है क्या, ये गलत बात है। फ्रिक्शन क्या करता है, या तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इंपेंडिंग ऑफ मोशन का अपोज करेगा या रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करेगा। या सबसे आसान सा मीनिंग मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन दो सरफेस को साथ रखना चाहता है जब तक वो साथ रख पाता है, और उसकी एक लिमिट होती है जिसको बोला जाता है फ्रिक्शन की औकात। तो अब हमने कहा देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन इंपेंडिंग ऑफ मोशन का अपोज करता है, और ये अपने आप में सेल्फ एडजस्टेबल है कि ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको बोला जाता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम कहते हैं क्या कि इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is independent of area of contact and varies with normal। और इसकी जो देखो वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आती है एस मैक्सिमम, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन या म्यू एस इंटू एन। इस म्यू एस का नाम होता है, इस म्यूएस को बोला जाता है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। तो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन इससे कोई भी कम वैल्यू को गेन कर सकता है। तो आपके पास क्या मिला, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। दूसरा, इसी तरीके से देखो ऑब्जर्वेशन से दे रखा है क्या कि जो आपका जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है दो सरफेस के बीच में, और इसकी जो वैल्यू होती है वो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट रहती है, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट रहती है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू के इंटू एन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू के इंटू एन। म्यू के को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी एक कोफिशिएंट है आपका क्या, म्यू एस, और एक क्या आपका म्यू के। अब जो ये म्यू एस और म्यू के दोनों ही कांस्टेंट है, देखो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो म्यू एस और म्यू के दोनों ही डायमेंशनलेस है और दोनों ही क्या है, यूनिटलेस है। आपके म्यू एस और म्यू के, अगर हम ये कहें यहां से कि हमारा म्यू एस और म्यू के ये जो कांस्टेंट है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, यूनिटलेस भी है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, यूनिटलेस भी है, और दोनों ही कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस भी है। दोनों ही कांस्टेंट क्या है, यूनिटलेस है, दोनों ही क्या है, डायमेंशनलेस है। तो यहां से फिर देखो
कि हम क्या कहते हैं कि अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में है तो अपन बोलते हैं क्या कि एक्सपीरियंस ए कांटेक्ट फोर्स बाय अदर फ्रिक्शन बाय द डेफिनेशन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस which oppose the impending of motion or actual relative motion between two surface, not that it is not the motion but relative motion। ये मोशन का अपोज नहीं करते हैं, किसका अपोज करते हैं? रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। तो कुल मिला के अपने पास देखो 3 पॉइंट बने हैं। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, या ऐसे कहें रिलेटिव मोशन दोनों सरफेसेस के बीच में 0 है, तो काम करने वाला फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहां तक जा सकती है उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फॉर्मूला लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है तो अपन बोलते हैं एफ एस मैक्सिमम या एफ लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन, और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन। तो ले देखिए फॉर्मूले आपके पास यही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इंटू एन है। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं है। अब देखो इसके बाद में देखो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है। क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है कि अगर मैंने कहा ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब सरफेस पे रखा हुआ है तो हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें। जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या होगा कि मैं फोर्स को 0 से लेके बढ़ा रहा हूं, 0 से इंक्रीज कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब मैंने फोर्स नहीं लगाया, जब मैंने फोर्स नहीं लगाया तो बताओ नीचे mg ऊपर नॉर्मल, ये दोनों बैलेंस आउट है। मैंने उधर फोर्स नहीं लगाया, इसका मतलब पीछे की ओर कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा जब मैंने फोर्स नहीं लगाया है तो यहां है मेरा अप्लाइड फोर्स। देखो ये वाली जो एक्सिस है इस पे मेरा अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, और इस एक्सिस पे है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इस वाले एक्सिस पे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन है लग रहा है। इस वाले एक्सिस पे हमने कहा, वाई एक्सिस पे क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो मैंने कहा जब मैंने फोर्स नहीं लगाया, यहां पे फ्रिक्शन भी कितना है? 0। मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया? 1 न्यूटन का। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मैंने कहा यहां पे अपोजिट में, रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी अपोजिट में कितना लगा होगा? 1 लगा होगा। तो मैंने कहा 1,1 को ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है तो मैं 2 लगाऊंगा, तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 लगेगा। मैं 3 लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 3। मैं 4 लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 लगेगा। मैं 5 लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 लगेगा। उसके बाद में अपने फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते, अपने फोर्स को इंक्रीज करते करते एक लिमिट तक ले गया। अब मैंने देखा जब मैंने अपना फोर्स यहां तक बढ़ा दिया तो मैंने कहा ये वाला जो रीजन है मेरा, यहां से यहां तक का, ये था इस, यहां से यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में। तो यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन काम कर रहा था वो कौन सा काम कर रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा काम कर रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था यहां से यहां तक। जितना मैं लगा रहा हूं उतना लग रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर गया, और स्लाइड करना स्टार्ट कर गया, इसका मतलब अब अपना फोर्स है वो लिमिटिंग के बराबर या उससे जस्ट थोड़ा सा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जैसे ही देखो ब्लॉक चलता है, जैसे ही ब्लॉक चलता है उसके तुरंत बाद ये देखा जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है, और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ तुरंत नीचे आता है, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को गेन कर लेता है। यानी उसके बाद अब तुम कितना ही फोर्स लगाओ, जब ऑब्जेक्ट चलने लग गया उसके बाद तुम कितना ही फोर्स लगाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो मैंने कहा उस वाले रीजन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इस वाले रीजन में ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। मोशन में है तो इस वाले रीजन में कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है?
काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो यानी कि यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो ये जो लाइन बनी है, हमने 1 लगाया, यहां भी 1 लगा, हमने 2 लगाया, फ्रिक्शन भी 2 लगा, हमने 3 लगाया, इस पे भी फ्रिक्शन कितना लगा? 3 लगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना है। फॉर्मूला आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का μs इंटू एन और काइनेटिक फ्रिक्शन का μk इंटू एन, जो कांस्टेंट नंबर है आपके। अब यहां पे हम कहते हैं कि यहां पे ये जो लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है, तो हम कहते हैं ये जो एंगल है ये कितना बनता है? यहां पे 45 डिग्री। ये एंगल कितना बनता है? यहां से 45 डिग्री एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि हम जब 1 लगाते हैं ये भी 1, 2 लगाते हैं ये भी 2, 3 लगाते हैं ये भी 3। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है, स्लोप होती है आपकी tan थीटा। तो tan 45 कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। तो अगर स्लोप की बात करें तो हम कह देंगे स्लोप 1 होगी। इस लाइन का एंगल है वो कितना है? 45। और जनरली देखो इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से क्या देखा गया कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा कम है। काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से थोड़ा कम है। तो हमने कहा, यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि μk की वैल्यू है वो μs से क्या होती है? कम होती है, या μs की वैल्यू μk से क्या होती है? ज्यादा होती है। μs की वैल्यू μk से ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। और अगर कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, केवल जनरली कई बार क्वेश्चन में सिर्फ म्यू लिख दिया जाता है, जैसे 0.1 है और नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है। एक्चुअल में कैसे भी जा सकती है, जनरली अगर अपन बात करते हैं तो 1 से कम होती है, लेकिन 1 से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं, देखो यहां पर कि अगर कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में तो आपको μs और μk दोनों को क्या लेके चल लेना है? सेम मान के चल लेना है। तो फाइनल कंक्लूजन यहां से थ्योरेटिकल पार्ट अपना हुआ इसका क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग और तीसरा काइनेटिक, इन तीनों टर्म्स को अब आपको हैंडल करना आना चाहिए। इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन, जिसमें पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहां पर फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल ये है कि मैन क्या कर रहा है, इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है लेकिन ये ब्लॉक चल नहीं रहा। तो देखो मैं क्या कहता हूं, सीधा सा तरीका हमने क्या कहा था, दोनों सरफेस को देखो, दोनों सरफेस रिलेटिवली रेस्ट में है, ठीक है, और अगर मोशन की टेंडेंसी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर मोशन की टेंडेंसी नहीं है तब तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, और रिलेटिवली स्लाइडिंग हो रही है तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो देखो यहां पे देखो, इस वाले के अंदर देखोगे तो धक्का लगा रहा है, मोशन की टेंडेंसी है पर चल नहीं रहा। ये इस सरफेस के रिलेटिव में, रिलेटिवली देखोगे तो दोनों सरफेस किस में है? रेस्ट में है, और रिलेटिवली रेस्ट में है, वी रिलेटिव कितना? 0। तो मैं बोलूंगा यहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा ये देखो, बॉक्स रेस्ट में है ग्राउंड पे, बताओ mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, रेस्ट में है, क्या इसके मोशन की टेंडेंसी है? क्या नहीं है, टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? दोनों सरफेस को साथ रखना चाहता है। ये ऊपर वाली सरफेस चलना चाहती नहीं है तो फ्रिक्शन कहेगा मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, साथ रखने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी साथ है। या कहेंगे मोशन की टेंडेंसी नहीं है, मोशन की टेंडेंसी ही नहीं है तो मैं कहूंगा यहां पे जो फ्रिक्शन है वो कितना है? 0 है। फ्रिक्शन कितना है यहां पे? 0। फिर देखो बॉक्स स्लाइड कर रहा है ग्राउंड पे, स्लाइड कर रहा है तो इसके रिलेटिव में स्लाइडिंग है, इस सरफेस के रिलेटिव में स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग है तो मैं कहूंगा यहां पे कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। इसके बाद देखो ये जो ट्रक है, ये ट्रक आगे जा रहा है, ये बॉक्स है। अब देखो इसको समझना, ये बताओ मुझे, ये बॉक्स से आगे चल रहा है,
अब कई कहेंगे चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे इतना जल्दी जल्दी आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोचना है। कैसे कि इस बॉक्स की सरफेस और ट्रक की जो सरफेस है, क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है क्या? तो मैंने कहा कि मैं दोनों सरफेस को देखता हूं तो मुझे तो दोनों सरफेस साथ साथ ही नजर आती है, दोनों सरफेस साथ साथ ही नजर आती है। यानी इनके इस ट्रक की ये जो सरफेस है और इस बॉक्स की जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में मुझे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना नजर आ रही है? 0। और दो सरफेस साथ साथ है और मोशन की इसकी क्या है? टेंडेंसी है। मोशन की क्या इसकी? टेंडेंसी है। तो देखो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट भले ही चलता हुआ दिखाई दे, अगर दोनों सरफेस साथ साथ है, दोनों सरफेस साथ साथ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक है। ध्यान रखना, इसके अंदर फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक है, ना कि काइनेटिक है। दोनों सरफेस साथ साथ है तो फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। उसके बाद देखो बहुत ही जनरल क्वेश्चन, जब हम चलते हैं, ये मेन है, ये मेन जा रहा है आगे की ओर। कहां जा रहा है? आगे की ओर। जब हम चलते हैं तो हम पे फ्रिक्शन किधर लगता है? तो नॉर्मली सिंपल सा देखो, अगर मैं रेस्ट में हूं, मुझ पे mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर लग रहा है, तो mg नॉर्मल तो मुझे चलाएंगे नहीं। अगर मैं आगे की ओर चल पा रहा हूं, मैंने कहा मैं इधर आगे की ओर चल पा रहा हूं, तो मुझे चलाने के लिए कोई फोर्स चाहिए। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उस पर जिस तरफ फोर्स लगेगा, क्या वो उसी तरफ चलेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर जिस साइड फोर्स लगेगा वो उसी साइड चलेगा, और उसी साइड चलेगा। इसका मतलब अगर मैं आगे चल रहा हूं तो मुझ में फोर्स फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे। मैं अगर पीछे चल रहा हूं तो मुझ में फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। तो तुम तो कंफ्यूज हो गए कि फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन का। अरे भाई, मोशन का अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? मैंने क्या कहा? या तो दो सरफेस को साथ रखना चाहता है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो देखो इस बात को समझते हैं कैसे कि समझो, देखो जब आप आगे चलते हो तो अपना ये जो अपना पैर है, इससे जमीन को पीछे खिसकाने की कोशिश करते हो, यानी कि अपने शूज को आप ऐसे पीछे की ओर खिसकाने की कोशिश करते हो, यानी अपने शूज का मोशन या शूज के मोशन की जो टेंडेंसी है वो किधर है? पीछे। और सरफेस साथ रखना चाह रही है। तो ये बताओ कि जब यहां पे इसकी टेंडेंसी पीछे की ओर है, टेंडेंसी पीछे की ओर है, टेंडेंसी अगर पीछे की ओर है, तो ये बताओ इस पे यहां पे हम क्या कहेंगे कि ये नीचे वाली सरफेस इसको पीछे जाने से रोकेगी, साथ रखना चाहेगी, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगी? आगे। और देखो कोई स्लाइडिंग नहीं हुई है, कोई स्लाइडिंग नहीं हुई है। अगर कोई स्लाइडिंग नहीं हुई है तो मैं क्या कहूंगा यहां पे कि यहां पे ये वाला जो अपना, अगर मैं कहूं ये आपका अगर पैर है तो ये पीछे जाना चाह रहा था, तो नीचे वाली सरफेस ने इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगाया? आगे लगाया, इसको रोकने के लिए, साथ रखने के लिए। तो जब आप चलते हो तो आप पैरों को रगड़ते हुए नहीं चलते हो, पैरों को उठा के चलते हो। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो फ्रिक्शन लग रहा होता है किस तरफ? आगे की तरफ। और ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? ये आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलते टाइम हमें फ्रिक्शन ही चलाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप चल ही नहीं पाओगे। जैसे ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, सरफेस पे पानी गिरा दो, स्मूथनेस बढ़ जाती है, तो बताओ चलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आपको यह समझ में आया कि यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो इसकी कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, देखो क्या कहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना? 1 kg, इज प्लेस्ड ऑन ए रफ सरफेस,
इज प्लेस्ड ऑन ए रफ सरफेस, जिसके लिए म्यू एस ये है और म्यू के ये है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब ये देखो यहां पे 3 सिचुएशन है कि इस पे आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आपने फोर्स लगाया पहले F इक्वल टू 1 न्यूटन। कितना लगाया? F इक्वल टू 1 न्यूटन। तीनों सिचुएशन के अंदर फिर 2 लगाया, फिर 2.5 लगाया। तीनों ही सिचुएशन के अंदर आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है। ठीक है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। जब भी फ्रिक्शन का सवाल होगा तो सबसे पहले तो अपने को यह चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? हर सवाल में देखो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को तो गिवन कंडीशन के हिसाब से ही अपने को सोल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहला अपने को कैलकुलेट करना होता है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलेगा या नहीं चलेगा ये कौन बताएगा? ये बताता है फ्रिक्शन की औकात। फ्रिक्शन की औकात को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि आखिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितना है। और आपका एफ लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। तो हमने कहा चलो म्यू एस इंटू एन, इसका डायग्राम एफबीडी बनाते हैं। तो नीचे लग रहा होगा यहां पे mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो एफ नेट 0 है। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर रख देते हैं? अपन mg के बराबर रख देते हैं। चलो देखो एफ लिमिटिंग आपके पास क्या बना फिर यहां से? तुमने कहा एफ लिमिटिंग बना है म्यू एस कितना? 0.2 इनटू एन की वैल्यू mg। अब देखो ब्लॉक का मास कितना है? 1 इंटू 10 mg। तो आपके पास फ्रिक्शन की औकात क्या आई है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है? ये आई है 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 2 न्यूटन। क्या आ गया? 2 न्यूटन। ये आपको ये कह रहा है कि यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 2 न्यूटन तक जाएगा। तो अब बताओ आपने 1 न्यूटन लगाया तो क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपने 1 न्यूटन लगाया है तो आपका ब्लॉक नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो हम क्या कहेंगे यहां से? हम क्या कहेंगे यहां से कि यहां पे जो फर्स्ट सिचुएशन है, जो केस 1 है, इस केस 1 में बोलेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो किस में रहना है? रेस्ट में रहना है। और रेस्ट में रहना है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना लगेगा? तुम कहेंगे यहां पे देखो आपने कितना फोर्स लगाया इस पे? F इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यहां पे बताओ नेट फोर्स 0 है, रुका हुआ है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। F नेट 0 तो Fs की वैल्यू भी कितना ही है? 1 न्यूटन। और ये रेस्ट में ही रहना है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में केस 2 के अंदर यहां पर हम क्या कहेंगे कि इस वाली सिचुएशन के अंदर बताओ, देखिए इस वाले सिचुएशन के अंदर फोर्स कितना लगाया? 2 न्यूटन। अब बताओ मुझे फोर्स 2 न्यूटन है। फोर्स अगर 2 न्यूटन है, यहां पे बताओ फ्रिक्शन की औकात कितनी है? 2। तो 2 तक तो ये रोक सकता है, 2 तक तो ये रोक सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा जैसे ही चला गया उसके बाद ये रोक
नहीं सकता, उसके बाद दोनों सरफेसेस को ये साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि केस 2 के अंदर मैं कहूंगा यहां से कि आपके पास ये जो ब्लॉक है वापस किस में रहेगा, आपका रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो मैं कहूंगा यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और कितना आएगा, 2 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो ये हमने कहा सेकेंड सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं, केस 3। केस 3 में देखो आपका एफ है 2.5। इस बार देखो लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, और लिमिटिंग से ज्यादा होते ही क्या कह देंगे कि ऑब्जेक्ट है ये स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाएगा, और स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो हम कहेंगे अब लगेगा इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो आपका कितना लगता है, एफ के। तो अब मैं क्या कहूंगा, यहां से देखो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो एफ के इज इक्वल टू देखो म्यू काइनेटिक देखो कितना देर का, 0.15 इंटू आपका नॉर्मल कितना है था अपना mg, तो 1 इंटू 10, तो ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया है यहां से 1.5 न्यूटन। तो क्या कहोगे आप कि ऑब्जेक्ट पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो किसके इक्वल लग रहा है, 1.5 न्यूटन। अब देखो, अब यहां से आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, तो मैं कहूंगा थर्ड सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। तो देखो आगे की ओर लगने वाला फोर्स 2.5 और पीछे की ओर लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 1.5 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स आगे की ओर कितना बना आपका, 1 न्यूटन। तो मैं कहूंगा यहां से एक्सेलरेशन आ गया आपका एफ नेट 1 अपॉन मास भी कितना इसका 1 है। तो मैंने कहा यहां से एक्सेलरेशन आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक आइडिया लगा हमें कि अपने को अप्रोच कैसे करना है फ्रिक्शन के क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, फिर देखो कि स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टैटिक काम करेगा या काइनेटिक काम करेगा। उसके बाद फर्दर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको म्यूएस दे रखा है, म्यू के दे रखा है। अब देखो इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं अपन। हमने कहा क्या, किसने देखो 3 केस दे रखे हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। वही फ्रिक्शन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो वही तरीका है। सबसे पहला काम क्या है, अब आपको पता लग गया क्या कैलकुलेट करना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से ये लग रहा है इस पे mg, ऊपर लग रहा है आपका यहां पे नॉर्मल। तो मैं कहूंगा यहां से आपके पास n इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू m कितना अपना 5, तो mg कितना हो जाएगा ये 50 न्यूटन। ये आपके पास नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया। तो हमने कहा यहां से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रिक्शन की औकात कितनी है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। तो हमने कहा म्यू एस कितना है 0.5, तो ये आपका 0.5। नॉर्मल कितना आ गया आपका 50, तुमने कहा नॉर्मल आ गया है आपका 50। तो यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये आपके पास कितना बन गई है 25 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की जैसे ही वैल्यू मिले यहां से ये पता लग गया ये तो किस में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब यहां पे अप्लाई 15 कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा 15 ही लग रहा होगा, स्टैटिक काम है कर रहा होगा। तो यहां से ये पता लग गया इस केस में ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये कितना लगेगा 15 लगेगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। दूसरा देखो 25, सेम सिचुएशन यहां बन गई है। ठीक है, यहां पर भी अपन क्या बोलेंगे, ये आपका लिमिटिंग 25 है,
मैक्स 25 ही लगाया, इसका मतलब ये यहां तक तो रोक लेगा, और रोक लेगा तो यहां पर तुम बोलोगे इस सिचुएशन के अंदर भी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और दूसरा यहां पे जस्ट रोक रखा है इसने, 25 तक रोक रखा है, तो इसका मतलब यहां पर काम करने वाला जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 25। इस केस में जैसे ही 35 लगाओगे, ऑब्जेक्ट है अब औकात से बाहर चला गया है, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक लगेगा तो अब लिख लोगे तुम एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के, एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। चलो देखो म्यू के कितना है? 0.4, एन आपका कितना है? 50, तो ये आपका कितना है? 20 न्यूटन। कितना आपका? 20 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो बताओ एक्सेलरेशन, ये लिखेंगे, एफबीडी बनाओगे, आगे की ओर कितना लगाया है? आगे की ओर लगाया ब्लॉक पे 20 न्यूटन, तो पीछे की ओर कितना लग रहा है? यहां पे पीछे की ओर लग रहा है आपका, यहां पे हम बोलेंगे यहां से ये आगे की ओर लगाया कितना? 35 न्यूटन, सॉरी आगे की ओर। देखो एफबीडी बनाए इसका, तो हम कहेंगे इस कंडीशन के अंदर आगे की ओर लगाया कितना है? 35 न्यूटन। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर कितना? यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है 20 न्यूटन। तो बताओ नेट फोर्स आपका बना है ये आपका 35 माइनस 20 अपॉन मास कितना है इसका? 5 kg है। तो ये आपके पास 35 माइनस 20 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरीके से आप अब इजीली क्वेश्चन की अप्रोच को लगा सकते हो कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या रखनी है। अब इसके बाद देखो अलग टाइप के क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। देखो तो उसके बाद देखो एक टाइप के क्वेश्चन यहां पर ये बनते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में अपन क्या कहते थे? स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम वाले क्वेश्चन, याद आ रहा है सबको? तो अगर मान लो अगर कोई ब्लॉक है, अगर कोई क्या है? ब्लॉक है, उस ब्लॉक को एक सरफेस के ऊपर आप क्या कर दो? वेलोसिटी देके छोड़ दो, यानी ऑब्जेक्ट आपका ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक आपका चल रहा है, सरफेस पे अब फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो हमें पता है थोड़ा आगे चल के ब्लॉक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ब्लॉक किसमें आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो ब्लॉक जितना आगे चल के रुका है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जितने टाइम के बाद रुका है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग टाइम। अब मैं कह रहा हूं यहां पर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, तो इसका मतलब लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो मैंने कहा यहां से अब देखो इसका एफबीडी डायग्राम बनाओ, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करूं तो मैं बोलूंगा नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। और नॉर्मल की वैल्यू mg के इक्वल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शन। और वो भी कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मुझे बताओ वेलोसिटी आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो यहां पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? यहां पे इसकी वेलोसिटी को कम करेगा या इसमें रिटार्डेशन क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? रिटार्डेशन। तो मैं कहूंगा यहां पर इसके पास जो रिटार्डेशन आएगा तो रिटार्डेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू, अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं तो माइनस, या रिटार्डेशन बोलता हूं तो माइनस, मेरी लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा। तो मैंने कहा रिटार्डेशन बना है आपका एक काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है नेट फोर्स अपॉन एम। अब मैंने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन आपका या तो आप लिख दोगे म्यू के इंटू एन अपॉन एम, और एम की जगह क्या रख देते हैं? एम जी। तो मैंने कहा यहां से ए इज इक्वल टू आपके पास बनेगा म्यू के, एन की जगह में क्या रखूंगा? एम जी
अपॉन एम, एम से एम कैंसिल आउट, तो यहां से ए इज इक्वल टू आपका म्यू के इंटू जी। ये क्या बन गया मेरा, रिटार्डेशन बन गया। क्या बन गया, रिटार्डेशन बन गया। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास रिटार्डेशन आ जाता है, ठीक है, तो रिटार्डेशन आ जाता है तो मैं डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को रिलेट कर सकता हूं ना। तो मैं कहता हूं कि मुझे देखो, या तो मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के लिए मुझे इक्वेशन यूज में लेनी पड़ेगी, तो मैं इक्वेशन यूज में लेके सोल्व कर सकता हूं, या मैं कहता हूं कि मुझे पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये हमारी क्या रहती है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू होती है एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही होता है। तो मैंने कहा यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं सीधे ही लिख सकता हूं। अब अपनी इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, तो u स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ a। सिर्फ केवल अगर फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो मेरा रिटार्डेशन बनता है म्यू के इंटू जी। सिर्फ क्या बनता है, म्यू के इंटू जी। तो मैं कहूंगा म्यू के या केवल म्यू के रूप में है, तो मेरा बन जाएगा म्यू के जी। या सीधा ही मैं इससे कहूं कि केवल अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो मेरा रिटार्डेशन इज इक्वल टू म्यू जी हो गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, उसमें ए की जगह क्या रख दूंगा, म्यू जी रख दूंगा। स्टॉपिंग टाइम का मेरा फॉर्मेट क्या था, तो स्टॉपिंग टाइम मेरा था टी इज इक्वल टू यू बाई ए, टी इज इक्वल टू यू बाई ए। तो ये बन जाएगा आपका u अपॉन ए की जगह ये ही म्यू के इंटू जी। तो इस तरीके से देखो अपने कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दे दी है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, बताओ ये कितने टाइम के बाद रुकेगा और कितना चल के रुकेगा। तो इसको रिलेट करना है हमें काइनेमेटिक्स वाले स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम से। बस ये ध्यान रख लेना, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है म्यू के जी, म्यू इंटू जी क्रिएट हो जाता है। तो या तो हम इसको डिस्टेंस से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, या फिर अपने डायरेक्ट काइनेमेटिक्स वाली अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें, तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें बोला है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमें दिया है कि ए बॉडी इज मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with velocity 20 मीटर पर सेकेंड comes at rest after traveling a distance 50 मीटर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ जाती है। इन्होंने बोला फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी म्यू के बताना है। दूसरा टाइम आफ्टर विच बॉडी कम्स एट रेस्ट, कितने टाइम के बाद बॉडी रेस्ट में आई है। तो देखो यहां पे अपने दो पार्ट है। पहले पार्ट में मैं क्या कहूंगा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी कितना, ये दे रखी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और कितना आगे चल के ये रेस्ट में आया है, ये आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती थी अपनी यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए की जगह हम रख देते हैं यहां पे सीधा म्यूजियम म्यू के इंटू जी। क्या रखते हैं, म्यू के इंटू जी, यही होता है यू स्क्वायर बाई 2a, ए की जगह म्यू के इंटू जी। तो ये आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस इन्होंने दी है 50 मीटर। तो मैंने कहा इसको मैं इधर ले आता हूं, म्यू के को मैं इधर ले आता हूं। तो मैंने कहा यहां से u की वैल्यू 20 पुट कर दूं मैं इसके अंदर, तो 20 का स्क्वायर, ये अपना 50 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 50 इधर रख देता हूं मैं इसमें, तो ये कहूंगा हमारा म्यू के है। ये देखो क्या बना आपका, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 2/5। तो मैंने कहा म्यू के आपका बना है यहां से 2/5 या 0.4। ये आपके पास यहां म्यू के की वैल्यू आ गई, या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। इसके बाद इन्होंने बोला कितने टाइम के बाद रेस्ट में आएगा, कितने टाइम के बाद रेस्ट में आएगा। तो स्टॉपिंग टाइम तो अपना वही है अपना u बाई ए, तो u बाई ए की जगह हम क्या कहते हैं यहां पे म्यू के इंटू जी। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है
20 मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू के आपका कितना है, यहां से म्यू के है आपका यहां पे हमारा 0.4 या इसको 2/5 लिख दो मैं, इनटू जी आपका कितना है 10। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका यहां से 2, एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो ये आपका 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये कितना बना है 5 सेकेंड, यानी यहां से स्टॉपिंग टाइम मिला है 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है कि इसमें इन्होंने कहा है कि कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है जिसपे स्पीड कितना दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा यहां पे देखो ये कार है, इस कार की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो मैं लिखूंगा 72 इंटू 5/18, तो ये आपके पास आ गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.5, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच कार कैन बी स्टॉप्ड, यानी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कि ब्रेक लगाने के बाद वो कार स्टॉप हो जाएगी, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस बन गई है। तो मैं कहूंगा ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन क्रिएट होगा वो तो आपका म्यू के इंटू जी या म्यू इंटू जी लिख देते हैं यहां पे। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद केवल काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे रिटार्डेशन आपके पास आएगा A इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो म्यू आपके पास कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू जी आपका कितना है 10। तो आपके पास रिटार्डेशन की वैल्यू बन गई है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं कहूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। अब देखो वेलोसिटी कितना है 20, तो मैंने कहा यहां से 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए कितना आया 5 इंटू 2 आपका 10, से ये 10 कैंसिल आउट। तो आपके पास ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है या मिनिमम डिस्टेंस जिसमें इसको रोक सकते हैं, तो ये कितना आ गई है 40 मीटर, यानी इस कार को कम से कम कितना डिस्टेंस में रोका जा सकता है 40 मीटर में रोका जा सकता है। मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।